Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका एपिसोड 65 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे घन कोण का व्यंजक। तो हेडिंग लिखिए घन कोण का व्यंजक। घन कोण का व्यंजक एक्सप्रेशन ऑफ सॉलिड एंगल। देखिए घन कोण का लिए व्यंजक लिखकर डाल दीजिए और यहाँ पे ये वाला डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बनाने के बाद लिखिएगा कि माना कि अल्पांश क्षेत्रफल DA किसी बिंदुओं से R दूरी पर स्थित है। माना कि अल्पांश क्षेत्रफल DA किसी बिंदुओं से R दूरी पर स्थित है तथा DA पर खींचा गया अभिलंब बिंदु O को अल्पांश क्षेत्र से मिलाने वाली रेखा के साथ थीटा कोण बनाता है। पैराग्राफ चेंज। यदि O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक गोला खींचा जाए, यदि O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक गोला खींचा जाए तो अल्पांश क्षेत्रफल DA का गोले के पृष्ठ पर प्रक्षेप मतलब कि प्रोजेक्शन DA cos थीटा होगा। इसलिए अल्पांश क्षेत्रफल DA द्वारा गोले के केंद्र O पर बना हुआ कोण D ओमेगा बराबर DA cos थीटा बटा में R स्क्वायर। देखिए जैसे इसका जो एरिया है वो DA है, लेकिन इसका प्रक्षेप जो है DA cos थीटा है, तो ये भी आपका एक प्रकार का एरिया ही है। तो घन कोण बराबर होता है D ओमेगा बराबर DA cos थीटा बटा R स्क्वायर। ऐसे होता है DA बटा R स्क्वायर, लेकिन DA cos थीटा जो ये भी एक प्रकार का एरिया है। जो एरिया A है इसका ही एक भाग है DA cos थीटा, इसलिए लिखाएगा DA cos थीटा बाई R स्क्वायर। इसको DA cos थीटा ना समझ करके पूरे को आप एक एरिया समझ सकते हैं, यानी कि एक एरिया का छोटा सा हिस्सा समझ सकते हैं। तो एरिया बटा R स्क्वायर होता है तो D ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा D cos थीटा DA cos R स्क्वायर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए इसी को लिखिएगा D ओमेगा बराबर DA cos थीटा बटा में R स्क्वायर। इस फॉर्मूला का उपयोग जो है हम लोग गॉस प्रमेय को दूसरे विधि से प्रूफ करने के लिए करते हैं। हालांकि गॉस प्रमेय को तो हम एक बार प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन इसकी सहायता से भी हम लोग एक बार यूज कर सकते हैं। देखिए इसी को हम लोग क्या लिखते हैं कि DA और n कैप बटा में R स्क्वायर। अब पूछ सकता है कि DA cos थीटा के स्थान पर वेक्टर DAN का क्यों लिखे हैं। तो देखिए जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि A डॉट B बराबर होता है मोड ऑफ वेक्टर B cos थीटा, ठीक उसी प्रकार से देखिए वेक्टर DA डॉट n का बराबर क्या हो जाएगा मोड ऑफ DA
मोड ऑफ एन कैप और कोस थीटा। हम लोग जानते हैं कि एन कैप जो है एक यूनिट वेक्टर है, डीए का हम लोग मोड निकालेंगे तो डीए होगा, एन कैप का मोड 1 होगा और कोस थीटा होगा। तो देखिए तो फाइनली जो है डीए डॉट एन कैप का वैल्यू कितना आ रहा है, डीए कोस थीटा आ रहा है। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि डीए कोस थीटा का स्थान पर वेक्टर डीए इंटू एन कैप लिख सकते हैं, तो इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा विधि से गॉस प्रमेय का सत्यापन। तो हेडिंग लिखिएगा कि दूसरा विधि से गॉस प्रमेय का सत्यापन। दूसरा विधि से गॉस प्रमेय का सत्यापन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक डायग्राम बनाते हैं गॉस प्रमेय को प्रूफ करने के लिए। देखिए मान लेते हैं कि इसके अंदर में कोई आवेश जो है Q है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गॉस प्रमेय जो है सभी प्रकार के सतहों के लिए लागू होता है, लेकिन सतह क्या होना चाहिए, सतह बंद होना चाहिए, तभी जाके गॉस प्रमेय लागू होता है, नहीं तो गॉस प्रमेय लागू नहीं होता है। यहाँ पर आवेश Q है, इसका हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर पॉइंट O है। यहाँ पर जो कोण बनेगा तो कोण को हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर बनने वाला कोण कितना होगा, तो मान के चलते हैं कि यहाँ पर बनने वाला कोण होगा डी ओमेगा। यहाँ से इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, इस पॉइंट से मिला देते हैं। इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र आपका ई हो जाएगा, और इस यहाँ पर क्षेत्रफल का जो डायरेक्शन होगा इसका हम लोग इसको थोड़ा और पीछे मिला देते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि क्षेत्रफल जो हम लोग मान लेते हैं कि क्षेत्रफल जो है आपका डीए वेक्टर है, और इसके साथ बनने वाला कोण कितना है, थीटा है। एन मतलब इस सतह पर नॉर्मल है, और यहाँ पर हम लोग कोई पॉइंट ले लेते हैं पी, और इसका दूरी हम लोग मान लेते हैं कि इसका दूरी कितना होगा, तो इसका दूरी मान लीजिए कि इसका दूरी आर है। इस तरह से हम लोग बना लेते हैं, और इसका सतह का क्षेत्रफल कितना होगा तो एस मान लेते हैं। तो चलिए डायग्राम बना लीजिए, इससे हम लोग गॉस प्रमेय को प्रूफ करेंगे दूसरा विधि से। तो चित्र बनाने के बाद लिखिए कि माना कि एक बंद सतह एस के अंदर किसी बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है, तथा बंद सतह के एक अल्पांश भाग का क्षेत्रफल dA किसी बिंदु O से R दूरी पर स्थित है। ये जो dA क्षेत्रफल है ये बिंदु O से R दूरी पर स्थित है। इसलिए एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, इसलिए बिंदु P पर, इसलिए बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, इसलिए बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई R स्क्वायर। इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी आवेश से R दूरी पर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर होता है। इसके बाद लिखिएगा कि क्षेत्रफल DA से गुजरने वाला बाहर की ओर कुल विद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर वेक्टर ई या डॉट डीए। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा। जैसे ए डॉट डी बराबर ए बी कोस थीटा होता है, उसी तरह से ई डॉट डी ए बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कोस थीटा। समझिए
देखिए छोटा सा एरिया है डी ए, तो छोटा सा एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स का मान क्या होगा, छोटा होगा। तो छोटे से फ्लक्स को किससे लिखते हैं, तो डी फाई से लिखते हैं, जिसका मान ई डॉट डी ए होगा। इतना लिख लिए। इसके बाद लिखिएगा, ये तो छोटे से भाग से गुजरने वाला फ्लक्स का मान है। इसके बाद लिखते हैं अब संपूर्ण बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो देखिए छोटे से भाग से गुजरने वाला फ्लक्स का मान इतना है। तो इसमें हम इस तरह से बहुत सारा क्या कर सकते हैं, छोटा छोटा एरिया काट सकते हैं। हर एक एरिया से एक शंकु का यहाँ पर देखिएगा कि निर्माण होता है इस तरह से। तो इस तरह से इसके पूरे भाग से गुजरने वाला यदि फ्लक्स निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि किसी एक भाग से निकाल करके या पूरे भाग से निकलने के लिए इसको क्या करते हैं, समाकलन कर लेते हैं। तो लिखिए कि अब संपूर्ण बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, चूँकि हम लोग बंद सतह के अंदर निकाल रहे हैं इसलिए इंटीग्रेशन में बंद सतह का साइन दीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई डॉट डी ए, और ई डॉट डी ए का वैल्यू कितना है, तो ई डी ए कोस थीटा है। तो इसको लिख लेंगे इस तरह से। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि डी फाई बराबर उसमें ई कोस थीटा को बाहर निकाल दीजिए, तो अंदर में क्या बचेगा, डी ए बचेगा। तो देखिए ई कोस थीटा और डी ए का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। या रुक जाइए, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक और इसका विधि है लिखने का। इसको देखिए हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ इस तरह से डी फाई बराबर, देखिए ई डी ए कोस थीटा है, तो ई डी ए कोस थीटा के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं कि ई का मान हम लोगों ने ऊपर निकाला है, तो ई का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो ई का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ पर बच जाएगा आपका डी ए कोस थीटा। इसके बाद हम लोग इधर लिखेंगे, इस डायग्राम को मिटा देते हैं क्योंकि अब इससे काम नहीं है डायग्राम से। इसके बाद देखिए हम लोग जानते हैं कि डी फाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाता है। और देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से लिख देंगे हम लोग, इंटीग्रेशन इन ए क्लोज सरफेस एरिया 1/4 पाई, इसको देखिए लिख सकते हैं हम लोग क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और इसको हम लोग लिख देंगे डी ए कोस थीटा और बाई आर स्क्वायर, डी ए कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो देखिए फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, फाई बराबर हम लोग क्या कर दे रहे हैं कि यहाँ पर क्यू बाई एप्सिलॉन को बाहर निकाल देते हैं क्योंकि यह कांस्टेंट है। तो क्यू बाई एप्सिलॉन को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, तो अंदर में बचेगा डी ए कोस थीटा बटा आर स्क्वायर, और डी ए कोस थीटा बाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो डी ओमेगा होता है, जो कि इसके पहले हमने आपको बताया है। तो देखिए क्या हो जाएगा, डी ए कोस थीटा बाई आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा आपका डी ओमेगा, और डी ओमेगा का इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए हो जाएगा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये आपका हो जाएगा ओमेगा, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि देखिए यहाँ पर तो फाई बराबर हो जाएगा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और हम लोग ओमेगा का वैल्यू कितना जानते हैं, तो ओमेगा का वैल्यू हम लोग जानते हैं 4 पाई। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि डी ओमेगा बराबर कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कि डी ए कोस थीटा और बाई आर स्क्वायर होता है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो कि यहाँ पर डी ए कोस
थीटा बाई आर स्क्वायर के स्थान पर हम डी ओमेगा क्यों लिख दिए हैं, क्योंकि इतना होता है। पिछला वीडियो में हमने आपको बताया था डी ओमेगा का इंटीग्रेशन कितना होगा, ओमेगा होगा। और चूंकि ओमेगा का वैल्यू कितना होता है तो 4 पाई होता है, जिसका हम पिछला वीडियो में हमने प्रूफ किया था। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यही हमको प्रूफ करना था गॉस पर में, जो एक बार हम दूसरा विधि से प्रूफ किए थे और यहाँ पर भी दूसरा विधि से प्रूफ किए। चलिए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं शॉर्ट में। देखिए विद्युत क्षेत्र का मान जो है पॉइंट पी पर आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा आर स्क्वायर। हम लोग डीए के छोटे भाग से गुजरने वाला फ्लक्स का मान निकाल लेंगे तो आ जाएगा ई डी ए कोस थीटा आ जाएगा आपका। उसके बाद संपूर्ण भाग से गुजरने वाला फ्लक्स का मान निकालना होगा, तो उसके लिए हम लोग बंद पृष्ठ के अंदर समाकलन करते हैं तो आएगा ई डॉट डी ए कोस थीटा हो जाएगा। ई का जो वैल्यू है आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा आर स्क्वायर डी ए कोस थीटा जो आपका हो गया। इसके बाद देखिए हम क्या किए हैं कि क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिख दिए हैं और डी ए कोस थीटा बाई आर स्क्वायर को एक साथ लिख दिए हैं। क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि डी ए कोस थीटा बाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, डी ओमेगा होता है। तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी ओमेगा लिख सकते हैं। 4 क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल देंगे कांस्टेंट के रूप में। डी ओमेगा का इंटीग्रेशन जो ओमेगा हो जाएगा, जिस तरह से डी एक्स का एक्स होता है उसी तरह से डी ओमेगा का ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा का जो वैल्यू होता है वो 4 पाई होता है। तो देखिए यहाँ पर रख देंगे तो क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट हो गया, जो कि प्रूफ हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग फिर अगले वीडियो मिलते हैं।